हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। आज की क्लास में हम बात करें, आज का हमारा जो टेस्ट है वो रहने वाला है 41 नंबर और ये टेस्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। इससे पहले हमने है वो 40 टेस्ट कर लिए हैं। अगर आप सभी ने ये टेस्ट नहीं देखे हैं तो इन्हें ज़रूर देख लेना, क्योंकि इनमें जितने भी क्वेश्चन करवाए गए हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और उन क्वेश्चन के साथ साथ अलग से फैक्ट्स भी बहुत ज़्यादा आपको करवाए गए हैं। आज के टेस्ट की बात करें तो आज के टेस्ट का अगर सिलेबस देखें तो हमारे आज का टेस्ट में पार्ट बी रहेगा आपका। इसके साथ साथ ही अगर हम राजस्थान करंट के जो क्वेश्चन रहेंगे, उन क्वेश्चंस में जो आपके सूजस हैं, जो पीछे एक साल की सूजस है उसमें, और आपके साथ में जो आपकी आर्थिक समीक्षा है उसमें जो इम्पोर्टेंट प्लेस आई हैं, पर्यटन क्षेत्र उनमें आए हैं इम्पोर्टेंट, उनको और साथ में ही जो आपकी पीछे की योजनाएं हैं इन योजनाओं पे मैंने 10 क्वेश्चन बनाए हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट विद फैक्ट्स के साथ। तो उसमें आज के इनके भी क्वेश्चन, राजस्थान करंट में इनके क्वेश्चन रहेंगे। अगर हम राजस्थान जीके की बात करें कि राजस्थान जीके में आज हमारे कौन से टॉपिक रहने वाले हैं, तो राजस्थान जीके में पहला तो आपका जो ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में आपका टॉपिक रहने वाला है प्रमुख भौतिक प्रदेश। और दूसरा अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें कि आर्ट एंड कल्चर में हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रमुख लोक देवी और देवता। ये हमारा प्रमुख टॉपिक रहने वाला है, जिनसे हम काफ़ी कुछ कवर करेंगे। और आज का टॉपिक है वो दोनों के दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, भौतिक प्रदेश और लोक देवी देवता। तो चलिए बिना देरी किए हुए हमारा जो टेस्ट है वो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थानी भौतिक भाग है कौन सा है? पूर्वी मैदानी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र और उत्तर पश्चिमी शुष्क क्षेत्र। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है वो मालवा के पठार से लगता है। यानी अगर ये आपके राजस्थान की बात करें तो ये आपका दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये मालवा के क्षेत्र से लगता है, मालवा के पठार से लगता है। अगर इसकी और बात करें कि ये हमारे राजस्थान के कितने भाग पर फैला हुआ है, तो ये राजस्थान के 7% भाग पर फैला हुआ है। और इस भाग में अगर जनसंख्या की बात करें कि जनसंख्या है वो कितनी निवास करती है, तो इस भाग में 11% जनसंख्या है वो निवास करती है। जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है इसे हाड़ौती का पठार भी बोलते हैं, हाड़ौती और या फिर लावा का पठार भी बोलते हैं। तो ये तीनों चीज़ें आपको इनको याद रखनी है। पहला कि ये जो मालवा के पठार से लगता है दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, जहाँ जो राजस्थान के 7% भाग पे फैला हुआ है, जिसमें जनसंख्या है वो 11% निवास करती है, और इसे हाड़ौती या फिर लावा का पठार भी कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत किस धारा में नगरपालिका की संपत्ति के नुकसान की पूर्ति कैसे किए जाए का उल्लेख है? धारा 300, धारा 301, धारा 302 और धारा 303। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धारा 300। धारा 300 में क्या दिया गया है? इसमें नगरपालिका की संपत्ति की जो नुकसान की पूर्ति है वो कैसे की जाएगी वो दिया गया है। इसमें बोला गया है कि यदि कोई व्यक्ति है द्वारा किसी कार्य की उपेक्षा की जाती है, यानी उस कार्य की उपेक्षा की जाती है या फिर वो उस कार्य के लिए दोषी होता है, तो उसके लिए है वो पेनल्टी है वो लागू की जाएगी। और जैसे यदि नगरपालिका की संपत्ति को नुकसान भी पहुंचाया गया है तो उसके दोष सिद्धि होने के साथ उसके जो पेनल्टी तो लगेगी, साथ में ऐसे नुकसान की जो पूर्ति है वो भी कौन करेगा? वो जो दोषी होगा वो इस ऐसे नुकसान की पूर्ति भी करेगा। साथ में इसमें बोला गया है कि जो किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति होगी तो जो नुकसान की रकम होगी वो ऐसा मजिस्ट्रेट है वो तय करेगा जिसने उस व्यक्ति को दोषी ठहराया है। यानी जो दोष सिद्धि की है जिस मजिस्ट्रेट ने की है, तो वही मजिस्ट्रेट है इससे जो ये कितनी रकम होएगी ये सब की जो निर्धारित करेगा वो कौन करेगा? ये मजिस्ट्रेट करेगा। इसमें ये भी दिया गया है कि जो नुकसान का भुगतान नहीं होगा, अगर नुकसान का भुगतान नहीं होता है तो ऐसे में जो ऐसी रकम होएगी तो उस रकम को है वो जो ये मजिस्ट्रेट होएगा वो एक वारंट जारी करेगा
वारंट है वो जारी करेगा और उसे कर स्तंभ के जरिए है वो लिया जाएगा, और जो वारंट है वो कौन जारी करेगा, ये मजिस्ट्रेट जारी करेगा। तो ये सब बातें धारा 300 में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपके ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि उस स्थान को चिन्हित कीजिए जो किसी भी प्रकार तेजाजी से संबंधित नहीं है। पिचियाक, पर्वतसर, सुरसुरा और खड़नाल। तो इसके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फर्स्ट। ऑप्शन फर्स्ट है, ये जो पिचियाक है ये तेजाजी से संबंधित नहीं है। अगर और ऑप्शन की बात करें जैसे पर्वतसर है, तो पर्वतसर में पशु मेला लगता है, पशु मेला है वो लगता है, तेजाजी का पशु मेला है वो लगता है पर्वतसर में। सुरसुरा की बात करें तो जो सुरसुरा है यहाँ पे है जो लाछा गुजरी की गायें हैं वो मेरों से छुड़वाने के लिए, मेरों से छुड़वाने के लिए जो युद्ध किया गया था यानी 1103 ईस्वी में, 1103 ईस्वी में, तो वो कहाँ किया गया था, वो सुरसुरा किशनगढ़, सुरसुरा किशनगढ़ यानी अजमेर में, किशनगढ़ अजमेर में किया गया था, जहाँ पे तेजाजी है वो वीरगति को प्राप्त हुए थे। और ये कब हुआ था, ये भाद्रपद शुक्ला 10वीं को हुआ था, शुक्ला 10वीं को हुआ था, 10वीं को हुआ था। और अगर बात करें खड़नाल की, तो खड़नाल में इनका जन्म हुआ था माघ शुक्ला चतुर्दशी को, शुक्ला चतुर्दशी को है इनका जन्म हुआ था, कहाँ पे, खड़नाल में हुआ था। और किनके वंश में हुआ, नागवंशीय जाट में, नागवंशीय जाट वंश में इनका है वो जन्म हुआ था। अगर इनके बात करें कि इनके पिताजी और इनके माताजी का क्या नाम था, क्योंकि कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जा सकता है, जो जाम्बो जी है उनके माता पिता का, जाम्बो जी के माता पिता का जो नाम है वो एग्जाम में पूछा गया, तो हो सकता है इनका भी पूछा जा सकता है। तो जो इनके पिता थे वो थे ताहड़जी जाट, और इनकी माता थी उनका नाम था रामकुंवरी। और अगर इनकी पत्नी का बात करें तो इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे, इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। तो ये आपको तीनों ही याद रखनी है। तो इनका जो संबंध है पर्वतसर से, जो तेजाजी पशु मेला है वो पर्वतसर नागौर में लगता है। सुरसरा जो किशनगढ़ अजमेर में पड़ता है, वहाँ जो लाछा गुजरी की गायें हैं मेरों से छुड़वाने के लिए युद्ध हुआ था 1103 ईस्वी में, ठीक है। सुरसरा किशनगढ़ अजमेर में वो कब हुआ, भाद्रपद शुक्ला 10वीं को हुआ। खड़नाल की बात करें तो खड़नाल जगह है, वहाँ पे नागवंशीय जाट परिवार में इनका माघ शुक्ला जो चतुर्दशी है वहाँ पे इनका जन्म हुआ था। और किनके घर में, ताहड़जी जाट और रामकुंवरी के घर में। इनकी पत्नी का नाम पेमल दे है, तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि अमरनाथ जी भगत पेनोरमा कहाँ स्थित है। ये कई जो है ये आपके आर्थिक समीक्षा में इनका जिक्र किया गया है, ये इंपॉर्टेंट है पेनोरमा। तो मैं इनको जो कुछ इंपॉर्टेंट पेनोरमा है वो मैं आज इनमें करवा दूंगी आपको। तो अमरनाथ जी भगत पेनोरमा कहाँ स्थित है, चावंड उदयपुर में, मेड़ता नागौर में, शाहपुरा भीलवाड़ा में और दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। अमरा जी भगत पेनोरमा है वो दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में है। अगर चावंड उदयपुर की बात करें तो चावंड उदयपुर में महाराणा प्रताप का पेनोरमा है, महाराणा प्रताप का पेनोरमा है। अगर बात करें मेड़ता नागौर की, तो मेड़ता किस लिए मीरा नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, तो यहाँ मीराबाई का पेनोरमा है। शाहपुरा भीलवाड़ा की बात करें तो यहाँ केसरी सिंह बारठ का है वो पेनोरमा है, केसरी सिंह बारठ का पेनोरमा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है। महाराणा प्रताप का चावंड उदयपुर में, मीराबाई का पेनोरमा मेड़ता नागौर में, केसरी सिंह बारठ का पेनोरमा है वो शाहपुरा भीलवाड़ा में, अमरा जी भगत पेनोरमा है वो है दौलतपुरा चित्तौड़गढ़ में। एक आपसे अगर दादू दयाल का पूछ ले, दादू दयाल पेनोरमा, पेनोरमा, तो ये हमने कल बात की थी कि जो इनकी प्रमुख पीठ है वो कहाँ है, नारायणा या फिर नरेना, जो कि जयपुर में है। तो वहीं इनका जो पेनोरमा है वो बना हुआ है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, वृत्त सीमा वृंश राजस्थान के किस भाग में स्थित है, उत्तर पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पश्चिम। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में है वो वृत्त सीमा वृंश राजस्थान के भाग में स्थित है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में किसी बात के होते हुए राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा के अधीन दंडनीय कोई अपराध है वह संज्ञेय और जमानतीय भी होगा। धारा 167,
धारा 236, धारा 245 और धारा 297। तो इन चारों के अंदर है अगर कोई दंडनीय कोई अपराध है तो वह संज्ञेय और जमानतीय होगा, यानी चारों धाराओं के अंतर्गत। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन है सी। 1, 2, 3 और 4 चारों धाराएं। धारा जो 297 क ख ग है, ये मैंने आपको कल अध्याय 12 क में अच्छे से डिटेल से बताया था और आपको अच्छे से याद भी करवाई थी कि आपका अध्याय है 12 क है, उसमें आपकी धारा है वो 297 क से कहाँ तक है? 297 ज तक है। तो ये सारी की सारी मैंने अच्छे से आपको याद करवाई थी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म है वो गलत सुमेलित है? रामदेव जी का रामदेवराज में जन्म, पाबू जी का कोल्लू गांव में, मलिनाथ जी का खरनाल और गोगा जी का ददरेवा। तो इनमें से एक है वो असुमेलित है, यानी गल दिया हुआ है। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 मलिनाथ जी। मलिनाथ जी खरनाल नहीं होकर इनका जो प्रसिद्ध मंदिर है या जन्म है वो कहाँ पे हुआ? तिलवाड़ा बाड़मेर में। तिलवाड़ा बाड़मेर में। अगर मलिनाथ जी के बारे में थोड़ी बात और करें तो मलिनाथ जी है ये निर्गुण भक्ति को मानते थे, यानी ये निर्गुण निराकार ईश्वर को मानते थे। अगर इनकी बात करें तो ये मारवाड़ के रावल सलखा तिहाड़ जी थे, उनके घर में इन्होंने जन्म लिया था। माता का नाम है इनका जीणादे था। और जो आपने पढ़ा है कि जो आपने मारवाड़ शासक कान्हड़दे के बारे में पढ़ा है, तो ये इनके ताऊ थे। जो आपके मलिनाथ जी है इनके ताऊ कौन थे? कान्हड़दे थे। और मलिनाथ जी ने अपने जो इनका भतीजा था चुंडा, इनको मंडोर व नागौर जीतने में मदद भी की थी। किसने की थी? मलिनाथ जी ने की थी इनके भतीजे राव चुंडा की मंडोर व नागौर जीतने में। अभी एक नया क्वेश्चन बन सकता है आपका, वो कौन सा कि जो इनकी रानी थी, जो रूपादे इनकी रानी थी, तो उनका मंदिर है वो कहाँ पे है? ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि न्यू और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो रानी जो रूपादे है इनका मंदिर है वो मालजाल बाड़मेर में है। मालजाल बाड़मेर में इनका मंदिर स्थित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है। बाकी जो इसका और क्या है कि इसमें इनका है जो राज्य का सबसे प्राचीनतम पशु मेला है वो मलिनाथ जी का ही पशु मेला है, जो कि तिलवाड़ा बाड़मेर में लगता है। और किसमें के? लूणी नदी के किनारे है वो लगता है। और जो बाड़मेर का जो मलानी क्षेत्र है वो ही मलिनाथ जी के नाम से ही वहाँ का जो नाम है वो जो मलानी क्षेत्र है वो पड़ा था। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, वीर अमर सिंह राठौड़ पेनोरमा है वो कहाँ स्थित है? वीर अमर सिंह नागौर में, खरनाल नागौर में, पीपासर नागौर में या फिर सालवा कला गांव जोधपुर में। तो वीर अमर सिंह राठौड़ की बात करें तो इनका जो पेनोरमा है वो नागौर में स्थित है। अब नागौर के 2-3 और जगह है जो पेनोरमा बने हुए हैं, तो उनकी बात कर लें। अगर हम बात करें खरनाल नागौर की, तो खरनाल नागौर में वीर तेजा जी का वो पेनोरमा है। खरनाल नागौर में वीर तेजा जी का पेनोरमा है। अगर पीपासर नागौर की बात करें तो पीपासर नागौर है वहाँ पे जम्बेश्वर जी यानी जाम्बो जी का पेनोरमा है वो कहाँ पे है? पीपासर नागौर में, जहाँ इनका जन्म हुआ था। सालवा कला गांव जोधपुर की बात करें तो यहाँ वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा है। वीर दुर्गादास राठौड़ का पेनोरमा वो कहाँ पे है? वो है आपके सालवा कला गांव जोधपुर में। इनमें अगर आपसे पूछ ले कि महात्मा गांधी का पेनोरमा या फिर महात्मा गांधी की प्रतिमा है वो लगाई है आबू सिरोही में है। कालीबाई भील पेनोरमा पूछ ले तो वो पांडवा डूंगरपुर में है। कालीबाई भील पेनोरमा पांडवा डूंगरपुर में। पन्ना धाय पेनोरमा आपसे पूछ ले, पन्ना धाय पेनोरमा तो वो आपका कहाँ पे है? उदयपुर में। ये है आपका उदयपुर में। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पेनोरमा है जिनको आपको याद रखना है। तेजा जी का है वो खरनाल नागौर में है। वीर अमर सिंह राठौड़ का है वो नागौर में है। तेजा जी का खरनाल नागौर में। जाम्बो जी का पीपासर नागौर में। और दुर्गादास राठौड़ का है सालवा कला गांव जोधपुर में। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि हर्ष पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयपुर, नागौर, जयपुर और सीकर। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। सीकर में है वो हर्ष पर्वत है वो स्थित है। और यहाँ सीकर में ही रघुनाथगढ़ चोटी भी है। रघुनाथगढ़ चोटी है वो भी कहाँ पे है? सीकर में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है 4। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार उद्गृहित कोई भी कर स्तंभ किसी
दोष सिद्धि या कर स्तंभ के वारंट या उससे संबंधित कार्यवाही में त्रुटि होने पर किसी अनियमितता के लिए अतिचारी नहीं माना जाएगा। किसी प्राधिकार अधिकारी को, पक्षकार को, ए व बी दोनों को, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। कोई भी प्राधिकृत व्यक्ति होगा या जो फिर पक्षकार होगा, इनकी नहीं भी अतिचारी नहीं माना जाएगा। यानी अगर कोई उनमें त्रुटि हो गई है कार्यवाही में, या कोई वारंट लिखा है, कोई आदेश दिया है, उसमें कोई लेखन में कोई त्रुटि हुई है, ऐसी कोई अनियमितता हो गई है, तो इसके लिए कोई भी प्राधिकार व्यक्ति होगा या फिर जो पक्षकार होगा, उनको इसके लिए अतिचारी नहीं माना जाएगा। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, सेन यानी नाई समाज की कुलदेवी के रूप में प्रसिद्ध लोक देवी कौन है? शीतला माता, आई माता, घेवर माता और नारायणी माता। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ। नारायणी माता है वो नाई समाज की कुल देवी है। नारायणी माता है वो आपके नाई समाज की यानी सेन समाज की है वो कुल देवी है। अगर बात करें कि इनका जो मेला है वो कब लगता है, तो इनका वैशाख शुक्ला एकादशी को है वो इनका मेला भरता है। और इनके बारे में बात करें तो जो नारायणी माता है, अगर इनके मंदिर की बात करें कि कहाँ है, तो आपके अलवर जिले की राजगढ़ तहसील में यानी सरिस्का वन में जो बरुआ डूंगरी है वहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है। और वर्तमान में अगर बात करें तो जो मीणा जाति और नाई जाति है यानी सेन जाति है, तो इनके बीच में एक बार विवाद भी हुआ था कि किनकी ये कुल देवी है वगैरह करके, क्योंकि जो नारायणी माता है उसके पुजारी है वो मीणा होते हैं, उनकी पुजारी है वो मीणा होती हैं। और अगर इनके मंदिर की बात करें तो इनका मंदिर है वो 11वीं सदी के जो गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है उनमें से है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिरों के बारे में ऑप्शन दे दे और उनमें कई ऑप्शन दे दे, अगर उसमें नारायणी माता का मंदिर भी हो तो वो भी आपका राइट आंसर होगा, क्योंकि नारायणी माता का मंदिर जो कि कहाँ पे सरिस्का वन यानी अलवर में बरवा डूंगरी की तलहटी में है, तो वो कौन सा है? 11वीं सदी का गुर्जर प्रतिहार कालीन मंदिर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि प्रथम केटल फ्री शहर है वो कौन सा बना है? कोटा, जयपुर, सीकर और जैसलमेर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट कोटा। प्रथम केटल फ्री शहर है वो भी कोटा बना है। साथ में अगर आपको फर्स्ट यानी प्रथम सिग्नल फ्री पूछ ले, अगर आपसे सिग्नल फ्री शहर पूछ ले वो भी कौन सा है? वो भी कोटा है। अगर आपसे पहला बोन बैंक पूछ ले कि बोन बैंक कहाँ बना, तो पहला बोन बैंक है वो भी कहाँ बना था? आपके कोटा में बना था। और कोटा के बारे में इसमें जो महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी, वो भी कहाँ पे है? कोटा में है। इसके साथ साथ ही एक चीज ऑक्सीजन पार्क की बात कर ले तो वो भी कहाँ पे है? कोटा में है। एक इम्पोर्टेंट चीज की जैविक कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र, कृषि अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र है वो भी कहाँ पे है? वो भी आपके कोटा में है। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है कोटा के बारे में। प्रथम सिग्नल फ्री, प्रथम केटल फ्री शहर और प्रथम बोन बैंक कहाँ पे है? कोटा में है। राइट आंसर ऑप्शन 1। आगे बढ़ी, हमारा अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले में उड़िया पठार है वो स्थित है? चित्तौड़गढ़, उदयपुर, सिरोही और आपका प्रतापगढ़ एवं उदयपुर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ऑप्शन थर्ड सिरोही। जो उड़िया पठार है वो कहाँ पे स्थित है? वो है सिरोही में है। अगर उड़िया पठार की बात करें तो इसकी ऊंचाई है वो कितनी है? 1360 मीटर है। 1360 मीटर है। और राज्य का अगर सर्वोच्च पठार देखें, राज्य का सर्वोच्च पठार है तो वो कौन सा है? आपका उड़िया पठार है। और उड़िया पठार के ऊपर ही है गुरु शिखर चोटी है। गुरु शिखर जो राजस्थान की सर्वोच्च चोटी है गुरु शिखर, वो भी उड़िया पठार के ऊपर ही स्थित है। इसकी ऊंचाई 1360 मीटर। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की किस धारा में वाद द्वारा अनुकल्पी प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? धारा 304, 302, 303 और 305। इस क्वेश्चन का आपका फिर राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धारा 303। धारा 303 है उसमें वाद द्वारा जो अल्टरनेटिव प्रक्रिया होता है यानी अनुकल्पी प्रक्रिया होती है, उसके बारे में किस में दिया हुआ है? धारा 303 में दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि अगर इस अधिनियम के अधीन जो वसूली की जानी है,
किसी व्यक्ति से, अगर वही किसी व्यक्ति के द्वारा जो वसूली की जानी है यानी व्यय प्रभार है उससे लिया जाना है, नुकसान की भरपाई है उससे ली जानी है, लेकिन उसके द्वारा है वो संपूर्ण रकम या फिर उस रकम का कोई भाग यानी पूरी रकम ना हो लेकिन उसका कोई भाग है वसूली करने में वो असफल रहता है, यानी वो वसूली नहीं कर पाते उस व्यक्ति से, यानी वो पूरा जो उसकी रकम होती है वो पूरी वो नहीं दे पाता या फिर उसका कुछ पार्ट है वो नहीं दे पाता, यानी नगर पालिका उनसे पूरी वसूली है वो नहीं कर पाती, पूरी वसूली करने में वो असफल रहती है। तो ऐसे के लिए जो कोई सक्षम अधिकारिता वाला व्यक्ति होगा नगर पालिका का, तो वो किसी भी न्यायालय में है वो वाद ले जा सकता है, किसी भी न्यायालय में है वो वाद ले जा सकता है, यानी किसी भी न्यायालय में वाद लाना है वो नगर पालिका के लिए विधिपूर्ण होगा। तो ये चीज किस में दी गई है, आपकी धारा 303 में दी गई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि पाबूजी का जो मुख्य तीर्थ स्थल है वो कौन सा है, ठिकरिया गांव, जोधपुरिया गांव, कोल्लू गांव और पाचोटा गांव। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड है कोल्लू गांव। पाबूजी का मुख्य तीर्थ स्थल है वो है कोल्लू गांव, ऑप्शन थर्ड। अगर पाबूजी की बात करें तो पाबूजी राठौड़ राजवंश में जन्मे थे, राठौड़ राजवंश से संबंधित थे, राजवंश से संबंधित थे। पाबूजी को गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। अगर इनकी बात करें कि जो इनके बहनोई थे, बहनोई थे और वो कौन थे, जिंदराव खिंची, बहनोई जिंदराव खिंची, जिंदराव खिंची। तो इनसे इनका युद्ध हुआ था, कब हुआ था, 1333 ईस्वी में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि जो आपके पाबूजी है ये अपनी शादी के लिए जो ये घोड़ी लेके आए थे केसर काल में, केसर काल में घोड़ी लेके आए थे, केसर काल में घोड़ी लेके आए थे। किससे लेके आए थे, ये लेके आए थे, ये जो घोड़ी है वो देवल चारणी से, किससे लेके आए थे, देवल चारणी से लेके आए थे। और इन देवल चारणी की जो गायें थी वो है किसने ले ली थी, वो ले ली थी जिंदराव खिंची ने ले ली थी, और वो किसके बहनोई थे, आपके पाबूजी के बहनोई थे। तो इनके जो गायें हैं वो छुड़ाने के लिए जिंदराव खिंची से इन्होंने युद्ध किया था 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में युद्ध किया था। उसी में वीरगति को प्राप्त हुए देंचू गांव में, देंचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए थे आपके पाबूजी। तो पाबूजी के बारे में आपको ये याद रखना है कि पाबूजी है वो राठौड़ राजवंश से संबंधित थे, इन्हें गोरक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने अपने बहनोई जो जिंदराव खिंची थे उनके साथ 1333 ईस्वी में जो युद्ध है वो किया था। क्यों किया था, क्योंकि देवल जो चारणी थी उनकी गायों को छुड़ाने के लिए किया था, और वे देचू गांव में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो ये सारी चीजें हैं आपको याद रखनी है। साथ में अगर आपको पाबूजी आपके बारे में एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि पाबूजी है वो किस देवता के या फिर किसके अवतार माने जाते हैं, अवतार माने जाते हैं, तो पाबूजी है वो लक्ष्मण के अवतार माने जाते हैं, लक्ष्मण की है वो अवतार माने जाते हैं। पाबूजी की है वो फड़ भी बाजी जाती है, पाबूजी की फड़ बाजी जाती है। तो वो फड़ है वो कौन बाजते हैं, वो नायक जाति के जो बोपे होते हैं, नायक जाति के जो बोपे होते हैं वो पाबूजी की वो फड़ है वो बाजते हैं। अब अगर ये पूछ ले कि पाबूजी की जो नायक जाति की फड़, नायक जाति के जो भोंपे है वो फड़ बाजते हैं तो वो किस वाद्य यंत्र के साथ बाजते हैं, तो उसमें वाद्य यंत्र है वो रावण हत्था लेते हैं, रावण हत्था है वो इसमें वाद्य यंत्र का प्रयोग लिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड है कोल्लू गांव। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव है वो कहाँ मनाया गया, जयपुर, बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है फोर्थ, जोधपुर। जोधपुर में 73वां राज्य स्तरीय वन उत्सव है वो बनाया गया था, राइट आंसर ऑप्शन है फोर्थ। अगर और बात करें कि मारवाड़ महोत्सव या फिर मांड महोत्सव, मांड महोत्सव या मारवाड़ महोत्सव वो भी कहाँ मनाया गया है, वो भी जोधपुर में मनाया गया है। मरु महोत्सव की बात करें तो मरु महोत्सव आपके जैसलमेर में, मरु महोत्सव। अगर बाड़मेर की बात करें तो बाड़मेर में मनाया जाता है थार महोत्सव, बाड़मेर में थार महोत्सव। अगर ऊंट महोत्सव की बात करें तो ऊंट महोत्सव है वो मनाया जाता है बीकानेर में, ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। और अगर जयपुर की बात करें तो जयपुर में तो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे पतंग महोत्सव हो गया, तीज महोत्सव हो गया, या फिर गणगौर महोत्सव हो गया, गणगौर महोत्सव हो गया। तो ये कहाँ पे बनाए जाते हैं, जयपुर में बनाए जाते हैं। धुलंडी महोत्सव हो गया, धुलंडी महोत्सव हो गया। तो ये सारे कहाँ मनाए जाते हैं, जयपुर में मनाए जाते हैं।
ऊंट महोत्सव बीकानेर, मरु महोत्सव जैसलमेर, थार महोत्सव बाड़मेर और जोधपुर में आपके मारवाड़ या फिर मांड महोत्सव और साथ में 73वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव भी बनाया गया। तो ये कई सारे जो वन महोत्सव है ये आपसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए हमने एक बार इनका रिवीजन कर लिया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 4। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पठार है वो माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर शिखर चोटी के नीचे स्थित है। गुरु शिखर चोटी के नीचे है वो स्थित है। भोराट का पठार, मेसा का पठार, उड़िया का पठार और दक्कन का पठार। हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात करी थी कि वो जो गुरु शिखर चोटी है वो किस पठार पर है, वो उड़िया पठार पर है, यानी राइट आंसर ऑप्शन 3 है उड़िया पठार। और उड़िया पठार की अगर आपसे ऊंचाई पूछ ले तो 1360 मीटर है इसकी ऊंचाई है, जो कि राजस्थान का सर्वोच्च पठार है वो है उड़िया का पठार। राइट आंसर ऑप्शन 3। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अनुसार स्थावर संपत्ति के प्रत्युद्रण या उसके हक की घोषणा की कार्यवाही को छोड़कर ऐसी कोई भी कार्यवाही की जाती है वाद हेतुकों के अद्भुत होने के पश्चात कितने माह के भीतर प्रारंभ की जाएगी? 1 माह है, 3 माह है, 4 माह है या फिर 6 माह है? तो कितने माह के बाद की जाएगी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 6 माह के बाद ऐसी कार्रवाई की जाएगी। हक की घोषणा की कार्रवाई को छोड़कर की जाती है, यानी ऐसी कार्रवाई होगी तो वो 6 माह के अंदर की जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, अकबर के विरुद्ध चित्तौड़ आक्रमण 1567-68 ईस्वी के समय कौन से लोक देवता है वो युद्ध करते हुए मारे गए, यानी वीरगति को प्राप्त हुए? वीर फत्ता जी, वीर बिग्गा जी, वीर मल्लीनाथ जी और वीर कल्ला जी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। वीर कल्ला जी है वो अकबर के विरुद्ध चित्तौड़गढ़ युद्ध हुआ था, उस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 वीर कल्ला जी, जिन्हें 4 हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, ई मित्र @ होम योजना कब प्रारंभ हुई थी? 19 दिसंबर 2021 को, 6 दिसंबर 2021 को, 1 अक्टूबर 2021 को और 6 अगस्त 2021 को। तो आपके राइट आंसर की बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1। ई मित्र @ होम योजना है वो 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। अगर पूछ ले किस किस आपके शहर या फिर आपके जिले में स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी आपके जयपुर और जोधपुर में, जयपुर और जोधपुर में। और इसमें क्या होगा कि जयपुर व जोधपुर में घर बैठे 73 रुपये में ई मित्र से कोई भी आप प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं। जयपुर और जोधपुर में शुरू हुई 73 रुपये में, ई मित्र से आप कोई भी प्रमाण पत्र है वो बनवा सकते हैं। कब स्टार्ट हुई? 19 दिसंबर 2021 को स्टार्ट हुई थी। 6 अगस्त 2021 की अगर आपसे बात करें कि 6 अगस्त 2021 को क्या हुआ, इसमें मैंने आपको कई बार है, हमने जब 8 योजनाएं की थी तो आपको अच्छे से याद करवाया था कि 6 अगस्त 2021 को इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना, इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, शहरी क्रेडिट कार्ड योजना है, उसका प्रारंभ है वो कब हुआ था? वो हुआ था 6 अगस्त 2021 को। कई जगह 16 अगस्त भी लिखा होता है, लेकिन आपका राइट आंसर होगा 6 अगस्त 2021 को। अगर और इसमें और क्या बात कर सकते हैं, अगर 6 दिसंबर की बात करें कि 6 दिसंबर को क्या हुआ था, तो 6 दिसंबर को सजग ग्राम योजना हुई थी, सजग ग्राम योजना, जिसमें भ्रष्टाचार के विरुद्ध है वो 51 गांवों में जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें सजग ग्राम योजना में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, मेरवाड़ा पहाड़ियां निम्नलिखित भौतिक उप इकाइयों में किसका उप विभाजन हुआ है? अलवर पहाड़ियां, मध्य अरावली श्रेणी, मेवाड़ चट्टानी प्रदेश और आबू पर्वत खंड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 मध्य अरावली श्रेणी। आप जब अरावली पढ़ते हैं तो आपने अरावली के 3 पार्ट पढ़े होंगे, उत्तरी अरावली, मध्यवर्ती अरावली और आपकी दक्षिणी अरावली। इनमें आपने तीनों में पढ़ा है। तो जो आपकी मध्यवर्ती अरावली है उसी का जो पार्ट है वो है मेरवाड़ा पहाड़ियाँ। अगर मेरवाड़ा पहाड़ियाँ की आप बात करें तो मेरवाड़ा पहाड़ियाँ में कौन कौन सी पहाड़ी आती है? जो गोरम जी या फिर मायर जी पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 933 है इसकी ऊंचाई है। इसी में आपकी एक आती है तारागढ़,
तारागढ़, इसकी ऊंचाई कितनी है? इसकी भी ऊंचाई 873 है और राजस्थान की बुक है उसमें शायद 870 दिया हुआ है, तो 873 या 70 आप मान सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में काफी बार पूछ लिया जाता है। इस साइड है वो पहाड़ियां दे देते हैं, इस साइड या तो जिलों के नाम दे देते हैं कि कहाँ पे स्थित है, या फिर ऐसे देते हैं कि उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली किस में स्थित है, या फिर इनकी औसत ऊंचाई है वो दे देते हैं, या फिर सीधा ही एग्जाम में इनका जैसे 4 है वो पहाड़ियां दे दी, उनका क्रम पूछ लिया कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करें, अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें, इससे भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसमें अगर मेरवाड़ा पहाड़ी है तो उसमें मायरजे की पहाड़ी भी आती है, तारागढ़ की पहाड़ी भी आती है, नाग पहाड़ भी आता है, नाग पहाड़ भी आता है। तो जो मध्य अरावली है इसमें यह भी पूछ लिया जाए कि मध्य अरावली है उसकी औसत ऊंचाई कितनी है, तो औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? 550 मीटर है, औसत ऊंचाई है 550 मीटर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कतिपय मामलों में किसके द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा को मंजूरी नहीं किया जाएगा? सिविल न्यायालय द्वारा, नगर पालिका द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, या फिर कलेक्टर के द्वारा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिविल न्यायालय के द्वारा है वो मंजूर नहीं किया जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है कि राजस्थान पर्यटन नीति 2020 है वो कब लागू हुई थी? 9 सितंबर 2020, 29 जुलाई 2020, 18 दिसंबर 2019 और 17 दिसंबर 2019 में। तो जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 9 सितंबर 2020 को आपकी राजस्थान पर्यटन नीति 2020 है वो आई थी। अगर आपसे ये पूछ ले कि राजस्थान की है वो प्रथम पर्यटन नीति है वो कब लाई गई, तो वो 2001 में लाई गई थी। और ये सारी जितनी भी पर्यटन नीति आई है, पर्यटन के लिए मैंने आपको सारे के सारे है वो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, मैंने आपको पर्यटन जब आप करवाया था तो अच्छे से करवाया था, 4-5 क्लास से थी उसमें, बहुत अच्छे से सारे के सारे पर्यटन क्षेत्र किससे संबंधित है, सुजस में जिनका जिक्र हुआ, आर्थिक समीक्षा में, बजट में जो आए हैं वो सारे डिटेल से मैंने आपको करवाए थे। दूसरा, अगर इसमें बात करें कि 29 जुलाई 2020 में आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकती है। 18 दिसंबर 2019 की बात करें तो ये आपकी राजस्थान पवन एवं हाइब्रिड ऊर्जा नीति, पवन तथा हाइब्रिड ऊर्जा नीति ये आपकी कब आई? 18 दिसंबर 2019 को आई। अगर आपसे प्रथम पवन ऊर्जा नीति पूछ ले तो वो आपकी 2000 में आई थी, ये भी आप याद रख सकते हैं। अगर 17 दिसंबर 2019 की बात करें तो ये आपकी जो राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय और आपकी निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो आई थी आपकी 17 दिसंबर 2019 को। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। मैंने आपको जो 4 नीति है आपकी, अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान जो पर्यटन नीति 2020 है वो तो आई 9 सितंबर 2020 को। अगर आपको पूछ ले राष्ट्रीय शिक्षा नीति तो 29 जुलाई 2020 को। अगर पूछ ले राजस्थान पवन तथा हाइब्रिड ऊर्जा नीति 18 दिसंबर 2019 को। अगर आपसे पूछ ले कि राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय तथा कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति है वो आई 17 दिसंबर 2019 को। मैंने जो इम्पोर्टेंट थी वो सारी बता दी आपको। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी पहाड़ियां हैं वो मध्य अरावली श्रेणी में स्थित है? मैंने अभी आपको पीछे में बताया था, तो आपकी जो मेवाड़ की पहाड़ी है, मेरवाड़ा की पहाड़ी है वो मध्य अरावली में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के तहत किए गए प्रावधानों के चलते यदि किसी व्यक्ति को कोई नुकसान है तो नगरपालिका किसके नियमानुसार करके शक्तियों का प्रयोग नगरपालिका निधि से प्रति कर देगी? किन की शक्तियों का यूज करके? नगरपालिका स्वयं की शक्ति, प्राधिकृत अधिकारी की शक्ति, मुख्य नगरपालिका अधिकारी की शक्ति, ए व बी दोनों। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नगरपालिका स्वयं की और जो प्राधिकृत व्यक्ति अधिकारी है उसकी शक्ति, यानी ए और बी दोनों की हो जाएगी। राइट आंसर ऑप्शन डी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो किस जिले में स्थित है? अलवर, बूंदी, भरतपुर और कोटा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलवर में। धौलागढ़ देवी है उनका मंदिर है वो कहाँ पे है? अलवर में। अगर धौलागढ़ देवी के बारे में और बातें देखें तो धौलागढ़ देवी है वो गौड़ ब्राह्मण है उनकी कुल देवी है। किनकी? गौड़ ब्राह्मणों की कुल देवी है कि कुल देवी।
कुल देवी है। साथ में अगर इनके मेले की बात करें तो जो इनका मेला है वो प्रति वर्ष विशाख एकम या फिर विशाख शुद्धि से लेकर एकम से लेकर पूर्णिमा तक भरता है। एकम से पूर्णिमा तक है इनका मेला है वो लगता है। और जो इनका जो मंदिर है वो धौलागढ़ देवी का मंदिर है वो धौलीगिरी पर्वत यानी अलवर में स्थित है। धौलीगिरी पर्वत पर स्थित होने के कारण इनका नाम धौलागढ़ देवी रखा गया। इनके अगर धौलागढ़ देवी के मंदिर की बात करें तो जो मंदिर का निर्माण है वो लक्खी शाह बंजारे ने करवाया था। लक्खी शाह बंजारे ने करवाया था। तो ये चीज़ें भी आप इनसे याद रख सकते हैं, क्योंकि ये कुछ जो हम बहुत कम पढ़ते हैं उन देवियों के बारे में एग्जाम में पूछ लिया जा सकता है। एक माता हो रहा है कौन सी, वो है उठाला माता। उठाला माता इनके बारे में पूछा जा सकता है। इनका मंदिर है वो वल्लभनगर उदयपुर में है। इनका मंदिर है वो वल्लभनगर उदयपुर में है। तो ये चीज़ें भी आपको याद होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना से संबंधित सही कथन है। यह योजना वो वंचित वर्ग की कन्या को विवाह पर अधिकतम 51,000 की सहायता दी जाएगी। ये बिल्कुल सही है मेरे हिसाब से। यह योजना विधवा तलाकशुदा महिलाओं के लिए होगी नहीं। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना 2022 से प्रारंभ हुई थी। नहीं, ये योजना है वो प्रारंभ कब हुई थी, 2020 में प्रारंभ हुई। तो 2022 ना होकर 2020 होना था। इस योजना का प्रारंभ 3 अक्टूबर 2019 को किया गया था। नहीं, 3 अक्टूबर 2019 को तो राजस्थान की जो सिलिकोसिस नीति है, राजस्थान की सिलिकोसिस नीति है वो आई थी 3 अक्टूबर 2019 को। तो आपका राइट आंसर ये ऑप्शन फर्स्ट ही हो जाएगा। मुख्यमंत्री कन्यादान हथलेवा योजना के बारे में बात करें तो ये 2020 में हुई और इसमें जो वंचित वर्ग की कन्या होती है उनके विवाह पर अधिकतम 51,000 की सहायता दी जाएगी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि मारवाड़ के मैदानी भाग को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी कौन सी है। तारागढ़ नाग पहाड़ियाँ, मेवाड़ पहाड़ियाँ, पश्चिमी अरावली पहाड़ियाँ और मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ हैं वो मारवाड़ के मैदानी भागों मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करती है। मैंने आपका जो भौतिक प्रदेश है, राजस्थान का भौतिक प्रदेश है, वो आपको बहुत ही अच्छे से रिवाइज करवाया था। साथ में मैंने इसके जो अपने चारों प्रदेश है, चारों प्रदेश के शॉर्ट नोट्स या फिर पूरे डिटेल से नोट्स मान लीजिए मैंने आपको प्रोवाइड करवाए थे। अगर आपको इनका रिविजन करना है तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए और वहाँ पे आपको भौतिक प्रदेश है उसके अच्छे से बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स है मैंने वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए हैं, तो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन करें, वहाँ जाएं, वहाँ से ये जो नोट्स हैं वो ले और फिर इनका रिवीजन करें ताकि आपके सारे के सारे डाउट क्लियर होंगे, सारे का सारा रिवीजन है अच्छे से हो जाएगा। अगर आपने वो नोट्स पढ़ लिए तो इनसे अगर आपका एक भी क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। मैंने पूरे डिटेल से करवाए है कि इनमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, फिर बाद में मैंने इसका क्वेश्चन भी करवाए हैं। इसमें कितने कौन से दर्रे हैं, कौन सी पहाड़ियाँ हैं, उनको ऊंचाई के क्रम में कौन सी है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से इसमें करवाई है। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। धारा 306 है वो समझौता करने की शक्ति है। धारा 308 नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति। धारा 298 नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी और सभी सुमेलित है। तो इसकी जो धारा 306 समझौता करने की शक्ति तो बिल्कुल सही है। धारा 308 है नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति नहीं, ये गलत दिया हुआ है। तो आपकी जो धारा 308 है उसमें क्या दिया हुआ है, फिर उसमें जो दिया गया है वो दिया गया है कि जो दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए दस्तावेज है वो प्रस्तुत करने के लिए नगरपालिका के कर्मचारियों की जो समन करने पर निर्बंध है, समन करने पर जो निर्बंध है वो किसमें, धारा आपके 308 में दिए हुए हैं। नगरपालिका अभिलेखों को साबित करने की रीति ये आपकी धारा 307 में दी हुई है। और 298 नगरपालिका अभियोजित कर सकेगी, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका जो विकल्प असुमेलित है यानी गलत दिया हुआ है वो है ऑप्शन है बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान के किस लोक देवता के माता पिता का नाम हंसा देवी लोहट जी है था। पिपाजी, धनाजी, जाम्बोजी और सिद्ध जसनाथ जी। तो मैंने आपको पहले ये क्वेश्चन में ये आंसर बता दिया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड, जाम्बोजी। जाम्बोजी के पिताजी का नाम लोहट जी था और माता का नाम है हंसा देवी था। अगर जाम्बोजी की बात करें तो ये पंवार वंशीय यानी परमार वंशीय, पंवार वंशीय राजपूत थे, पंवार वंशीय राजपूत थे। इनके अगर जन्म की बात करें तो इनका जन्म है वो पिपासर नागौर में हुआ था। ये भी मैंने पीछे क्वेश्चन में आपको बताया था, पिपासर नागौर में हुआ था। और पिपासर नागौर में है वो कब हुआ था, भाद्रपद
कृष्णा अष्टमी को हुआ था। कृष्णा अष्टमी को हुआ था, यानी जन्माष्टमी को इनका जन्म है वो हुआ था। पंवार वंशीय राजपूत में हुआ था और पीपासर नागौर में, और कृष्ण जन्माष्टमी को हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन थर्ड। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान नवीनतम खनिज नीति 2015 है वो कब से लागू हुई। राजस्थान नवीनतम खनिज नीति 4 जून 2015 को, 5 सितंबर 2015 को, 5 दिसंबर 2015 को और 4 मई 2015 को। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 4 जून 2015 को राजस्थान नवीनतम खनिज नीति 2015 है वो लागू की गई थी। अगर आपसे राजस्थान की प्रथम खनिज नीति पूछ ले कि प्रथम खनिज नीति है वो कब लाई गई, तो वो 1978 में लाई गई थी। 1978 में लाई गई थी। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसको अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। अर्घ, बरखान, सिफ और अनुप्रस्थ। तो जो अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उनको बरखान कहते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 2, बरखान को अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप कहते हैं। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 309 के अनुसार किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय के निदेशक के रूप में कौन नियुक्त कर सकता है। नगरपालिका, राज्य सरकार, कलेक्टर और मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्य सरकार। राज्य सरकार है वो किसी अधिकारी को स्थानीय निकाय के निदेशक के रूप में है वो नियुक्त कर सकेगी, और ये आपके अध्याय 14 में दिया हुआ है। अध्याय 14 में दिया हुआ है। अध्याय 14 है वो क्या है, नियंत्रण है, कंट्रोल। ये किस में दिया हुआ है, अध्याय 14 में दिया है, जिसमें धारा है वो धारा कौन से कहाँ पे है, 309 से 327 में है। और 309 है उसमें दिया गया है कि निदेशक, उपनिदेशक, सहायक निदेशक की नियुक्ति और शक्तियाँ, ये 309 में दिया गया, जिसमें बोला गया है कि जो आपके अधिकारी को स्थानीय निकाय के निदेशक में राज्य सरकार है वो नियुक्त कर सकेगी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे बढ़े, हमारा अगला क्वेश्चन है, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। खेजड़ी, पीपल, बरगद और नीम। अगर आपका राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोक देवता गोगा जी के थान है वो पेड़ खेजड़ी के पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। अगर गोगा जी की बात करें तो इनका जो जन्म है वो ददरेवा चुरू में हुआ। ददरेवा चुरू में हुआ। इनके पिताजी का नाम देखें तो जेवर सिंह था। पिता का नाम है वो जेवर सिंह था। माता का नाम है वो बाछल देवी था। और अगर इनकी पत्नी का बात करें तो उनकी पत्नी का नाम है वो केलमदे था। और इनसे एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो गोगा जी की शीर्ष मेढ़ी है, यानी जहाँ पर इनके आपके शीर्ष की पूजा होती है, तो शीर्ष मेढ़ी तो आपके ददरेवा है जहाँ इनका जन्म हुआ था, ददरेवा में। अगर इनके धुर मेढ़ी की बात करें जहाँ इनकी धड़ की पूजा होती है, तो धुर मेढ़ी की बात करें तो ये कहाँ पे है, ये गोगा मेढ़ी। और गोगा मेढ़ी कहाँ पे है, ये है नौहर में। और नौहर कहाँ पे है, ये है आपके हनुमानगढ़ में। तो आपकी धुर मेढ़ी है वो कहाँ है, गोगा मेढ़ी को यानी हनुमानगढ़ में है। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो गोगा मेढ़ी है आपके हनुमानगढ़ में, उसका जो निर्माण है वो किसने करवाया था, तो इसका निर्माण है वो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और जो ये आज का जो वर्तमान रूप है गोगा मेढ़ी का, अगर वर्तमान रूप को देखा जाए तो ये वर्तमान रूप है जो बीकानेर के शासक थे गंगा सिंह, उन्होंने वर्तमान रूप है वो दिया था। तो निर्माण है वो किसने कराया था, फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। और इनके बारे में अगर देखें तो एक इनके बारे में और क्वेश्चन पूछा जाता है, जो क्या पूछा जाता है कि गोगा जी की ओलड़ी कहाँ है। गोगा जी की ओलड़ी पूछा जाता है, ओलड़ी कहाँ है, तो ये आपकी सांचौर में स्थित है। सांचौर में जो किलोरियों की ढाणी है, सांचौर में किलोरियों की ढाणी है, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है गोगा जी की ओलड़ी। तो आप ये गोगा जी के बारे में इतने फैक्ट्स है वो याद रख सकते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए। आगे बढ़े, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि किसान ऊर्जा मित्र योजना किस विभाग के द्वारा संचालित की गई। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, आयोजना विभाग, ऊर्जा विभाग और आपके कौशल उद्यमिता विभाग। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, ऊर्जा विभाग। किसान ऊर्जा मित्र योजना है वो आपकी प्रारंभ कब हुई, 17 जुलाई 2021। 17 जुलाई 2021 को ऊर्जा विभाग के द्वारा जो किसान हैं उन किसान को विद्युत बिल पर प्रति माह 1000 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी इस योजना के तहत। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन थर्ड।
आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप है वो मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? तो ये आपका बरखान होता है। कौन सा होता है? बरखान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है थर्ड। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 310 के तहत प्राधिकार अधिकारी अपनी समस्त या कोई भी शक्ति का प्रत्यायोजन है वो किसी भी अधिकारी को कर सकेगा, वह किस रैंक से नीचे का नहीं होना चाहिए? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी उपखंड अधिकारी यानी एसडीएम के नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। और ये किसमें? धारा 310 में, जिसमें निरीक्षण पर्यवेक्षण की शक्तियां दी गई है, उसमें बोला गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में जाना जाता है? बाण माता, नागणेची माता, अन्नपूर्णा माता या फिर शाकंभरी माता? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 नागणेची माता। और नागणेची माता के बारे में एक आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो नागणेची माता है उनकी 18 भुजाओं की मूर्ति है। 18 भुजाओं वाली मूर्ति या प्रतिमा बोल दे वाली जो प्रतिमा है वो जोधपुर के मेहरानगढ़ में स्थित है। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग है उसमें स्थित है, मेहरानगढ़ में स्थित है। तो वहाँ पे है वो स्थापना है वो किसने की थी? तो ये की थी राव जोधा ने। ये की थी राव जोधा ने। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट बनता है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। आगे बढ़े। हमारा अगला क्वेश्चन है कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना के संबंध में सत्य कथन है। यह योजना 2011-12 में प्रारंभ की गई थी। नहीं, ये गलत है। ये योजना है वो 2015 में प्रारंभ की गई थी। आपके जो 2011-12 में है उस टाइम तो आपकी जो देवनारायण स्कूटी योजना है, देवनारायण स्कूटी योजना है वो प्रारंभ की गई थी। तो ये तो आपकी यह योजना 2011-12 में प्रारंभ की गई। नहीं, जो कालीबाई भील मेधावी छात्रा है 2015 में स्टार्ट की गई। इसकी पात्रता एमबीसी वर्ग की बालिका 12वीं कक्षा में अगर 50% या उससे अधिक अंक प्राप्त करती है तो उसे स्कूटी वितरित की जाएगी। तो ये भी आपकी गलत होगा। आरबीएससी 12वीं पास 65% हो या फिर सीबीएसई में जो 12वीं पास है वो 75%, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपकी कालीभाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना है वो 2015 में स्टार्ट की गई। उसकी पात्रता क्या है कि जब आरबीएसई से अगर आपने 12वीं पास किया तो 65% से पास होनी चाहिए, सीबीएसई की है तो 75% से पास होनी चाहिए। उस हिसाब से आपको स्कूटी वितरण होगी। और जो ये एमबीसी वर्ग की बालिका 12वीं कक्षा में 50 या इससे अधिक अंक प्राप्त करती है तो ये देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण की पात्रता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन है थर्ड हो जाएगा। ये मैंने इंपॉर्टेंट आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं, विद फैक्ट्स के साथ करवाए हैं। तभी मैं आपको ये लगभग पौने घंटे का टाइम लेके है मैं आपको 40 क्वेश्चन करवाती हूँ, ताकि इसके साथ आपके और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है वो हो जाए। साथ में आपको पता चल सके कि क्वेश्चन एग्जाम में किस लेवल का आएगा, हमें किस प्रकार उसे सोल्व करना है। ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो आपको कमेंट करके नीचे बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। अब हम मिलते हैं हमारे अगले टेस्ट अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।